जो मंगलाचरण लिखा गया है उसका आवृत्ति पहले हम लोग कर लेते हैं। नत्वा गुरुपदाम्भोजं ध्वान्तध्वंसशमक्षमं शुभं स्मृत्येष्टं सीतया युक्तं रामचन्द्रं भयापहम् धृत्वा हृदि च वाग्देवीं कवीन्द्ररशनाग्रगां गोलमध्यगतं देवं भास्करं भावयाम्यहम्। और एक बार मंगलाचरण का आवृत्ति करता हूँ मेरे साथ, अपना म्यूट करके, क्योंकि आज मणिपुर में स्ट्राइक के कारण मैं परिसर में नहीं पहुंच पाया। जहां बासभवन में स्थित हूँ वहां से 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए वहां परिसर में नहीं पहुंच पाया, इसीलिए ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लोगों के सामने गोल परिभाषा का पीडीएफ भी भेजा हूँ ग्रुप में। आप लोग इस पीडीएफ खोल के इस मंगलाचरण को एक बार आवृत्ति कर लीजिए। नत्वा गुरुपदाम्भोजं ध्वान्तध्वंसशमं क्षमं शुभं स्मृत्येष्टं सीतया युक्तं रामचन्द्रं भयावहम् धृत्वा हृदि च वाग्देवीं कवीन्द्ररशनाग्रगां गोलमध्यगतं देवं भास्करं भावयाम्यहम्। इस मंगलाचरण में ग्रंथकर्ता अपने गुरु जी के चरण कमल को प्रणाम करके ही और वाग्देवी सरस्वती जी का वंदना करते हैं, एवं जो ग्रह नक्षत्र के जो अधिपति है भास्कर सूर्य, सूर्य देव का नमस्कार करते हुए, रामचंद्र जी का नमस्कार करते हुए मंगलाचरण के द्वारा ग्रंथ निर्विघ्न रूप में परिसमाप्ति के लिए ग्रंथ आरंभ करते हैं। अधिक इस मंगलाचरण के व्याख्या में हम लोग समय नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग ज्योतिषीय शास्त्र का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए शास्त्र का प्रारंभ गोल परिभाषा का, गोल शब्द का उत्पत्ति के बारे में, निष्पत्ति के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। गोल शब्दस्य निष्पत्तिः। खगोलस्य अद्यवर्णात् लोपात् गोल निगद्यते खगोलशास्त्रमेवात्र गोलशास्त्रमतः स्मृतम् खगोलस्याद्यवर्णस्य लोपात् गोलो निगद्यते खगोलशास्त्रमेवात्र गोलशास्त्रमतः स्मृतम्। खगोल, खगोल शास्त्र कहने से संपूर्ण खगोल विज्ञान को समझा जाता है। जैसे ये खगोल शास्त्र में जो आद्य वर्ण है, जिसको हम लोग प्रथम वर्ण कहते हैं, आद्य वर्ण के लोप से, आद्य वर्ण मतलब ख का यदि हम लोग लोप कर लेंगे और बचेगा क्या ना, गोल। खगोलस्य आद्य वर्णात् गोल शब्द निष्पद्यते। खगोल शब्द का प्रथम वर्ण ख, ख वर्ण का लोप से गोल शब्द ही निष्पत्ति होती है। इसीलिए खगोल शास्त्र शास्त्रम एव अत्र गोल शास्त्रम अतः स्मृतम। इस कारण से, अतः इस कारण से गोल शास्त्र को हम लोग समझने जा रहे हैं। स्मृतः स्मृतम गोल शास्त्रम अतः, अत्र गोल शास्त्र का अध्ययन के लिए हम लोग खगोल शास्त्र को भी हम लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद ग्रंथ का प्रयोजन में ग्रंथकार जो गोल शास्त्र वेत्ता कहते हैं, ग्रहाधीनम जगत सर्वम गोलाधीना ग्रहस्त तथा तस्मात् ग्रह विवेकार्थम गोल ज्ञानम अपेक्ष्यते।
अनल्पीयसी शास्त्रेऽस्मिन् प्रवेशाय ब्रवीम्यहं परिभाषां हि गोलीयां गणक प्रीतिदां स्फुटाम्। जगत् सर्वं ग्रहाधीनं गोलाधीना ग्रहास्तथा। एतत् जगत् सर्वं ग्रहाधीनम अस्ति। ये संपूर्ण जगत, जो जिस जगत में व जिस विश्व में व जिस भारत में व जिस मणिपुर में हम लोग निवास कर रहे हैं, वो सारे जगत, सारे पृथ्वी व विश्व संपूर्ण ग्रह के अधीन है। और वह ग्रह किसके अधीन है? ना गोलाधीन। बिना गोल ज्ञान से हम लोगों को ग्रहों की गति स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ग्रहाणाम गति स्थिति ज्ञानम गोल ज्ञानेन सिद्ध्यति। ग्रहों का जो गति एवं स्थिति का ज्ञान गोल ज्ञान के द्वारा ही सिद्ध होता है। इसीलिए संसार ग्रहों के अधीन है एवं ग्रह गोल के खगोल के अधीन है व खगोल में विद्यमान है। उन खगोल का ज्ञान करना मतलब ग्रहों का गति स्थिति का ज्ञान करना ही गोल ज्ञान का ही विषय है। इसलिए गोल ज्ञानम अपेक्षते। ग्रह विवेकार्थम गोल ज्ञानम अपेक्षते। ग्रह विवेक जानने के लिए, क्योंकि हम लोग जब जन्म कुंडली का फलादेश करते हैं अथवा किसी भी स्थान का विशेष शुभ अशुभ फल कथन करते हैं, उसमें निश्चित रूप में हम लोगों को ग्रह का स्वरूप, ग्रह का गति, ग्रह स्थिति जानकारी होना चाहिए। और वह ग्रह गति स्थिति के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, है ना, फलादेश शुभ अशुभ फलादेश करते हैं। और ये ग्रह विवेक मतलब ग्रह गति स्थिति जानना कैसे संभव होगा? ना गोल ज्ञान के द्वारा। इसीलिए जो संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख और प्रारंभिक विषय होता है वह गोल परिभाषा है। इसी कारण से कोई फलित ज्योतिष का अध्ययन करे उसको गोल ज्ञान अपेक्षित है। कोई सिद्धांत ज्योतिष का अध्ययन करे उसको भी गोल ज्ञान जानना जरूरी है। अनल्पीयसी शास्त्रेस्मिन् प्रवेशाय ब्रवीम्यहम्। अहम ब्रवीमि। अहम शास्त्रकार व ग्रंथकार कहते हैं मैं कहने जा रहा हूँ। अनल्पीयसी शास्त्रेस्मिन् अस्मिन् शास्त्रे प्रवेशाय अहम ब्रवीमि। किम ब्रवीमि? न गोलियां परिभाषां गणक प्रीतिदाम स्फुटाम अहम ब्रवीमि। अहम कथयामि, मैं कहने जा रहा हूं। मैं क्या कहने जा रहा हूं ना, ये शास्त्र, जिस शास्त्र में गोल परिभाषा बताया जा रहा है और गणक दैवज्ञों का आनंद देने वाला परिभाषा, गोलीय परिभाषा को स्पष्ट रूप से मैं कहने जा रहा हूं। ये ग्रंथकार का ग्रंथ प्रयोजन का अभिमुख्य है। सामान्य सामान्य विषय केवल श्लोक के द्वारा में प्रवेश के लिए पूरा अधिक से अधिक चर्चा हम लोग नहीं करते हैं श्लोक में। श्लोक आवृत्ति के साथ इसका प्रयोजन क्या है उसको समझ लेते हैं। ग्रहाधीनम जगत सर्वम गोलाधीना ग्रहस्तथा तस्मात् ग्रह विवेकार्थम गोल ज्ञानम अपेक्षते। अनल्पीयसी शास्त्रेस्मिन् प्रवेशाय ब्रवीम्यहम् परिभाषां हि गोलीयां गणक प्रीतिदाम स्फुटाम। ये हो गया। तो विशाल संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए, प्रवेश करने के लिए विशाल शास्त्र है। इसमें बहुत सारा विषय कल भी हम लोग चर्चा किए हैं। ये सिद्धांत संहिता होरा 3 स्कंध में बांटा गया है यह शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। और सिद्धांत शास्त्र में भी चापीय त्रिकोण गणित, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित,
जिसको हम लोग त्रिकोण मित्री मित्री एवं अलजेब्रा व ग्रह गणित एवं प्रत्येक गणित का ज्ञान, ज्या गणित से लेके अंक गणित, व्यक्त अव्यक्त संपूर्ण गणित का ज्ञान सिद्धांत ज्योतिष के द्वारा किया जाता है। हम लोग जब पंचांग देखते हैं, पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त का निर्णय करते हैं। वह पंचांग निर्माण करने की जो पद्धति है, वह सिद्धांत ज्योतिष के द्वारा सिद्ध होता है। सिद्धांत ज्योतिष के ज्ञान से ही, खगोल ज्ञान से पंचांग निर्माण सिद्ध होता है। इसीलिए यह शास्त्र विशाल है। संहिता शास्त्र में भूकंप से लेके रत्न विज्ञान, वृष्टि विज्ञान, जल विज्ञान, भूगर्भ जल विज्ञान से लेके भौम अंतरिक्ष संपूर्ण जल विज्ञान एवं वास्तुशास्त्र संहिता ज्योतिष के अंतर्भुक्त विषय है। उसमें आकाशीय खगोलीय चारों के द्वारा, ग्रहचार के द्वारा शुभ अशुभ फलादेश किया जाता है सामूहिक रूप में संहिता शास्त्र में। इसीलिए सामूहिक जो फलकथन किया जाता है, युद्ध भारत में युद्ध हो रहा है, उसका शुभत्व अशुभत्व का विचार, प्रत्येक देश देश के मध्य में वाणिज्य व्यवसाय से लेके युद्ध एवं संपूर्ण शुभ महर्घ, महंगाई एवं समर्घ, जो खाद्य पदार्थों का सस्ता होना, ये सब विचार, सुगंधित तैल निर्माण का विचार, प्रत्येक सामूहिक शुभ अशुभ का फल का विचार संहिता ज्योतिष से किया जाता है। इसीलिए यह शास्त्र विशाल शास्त्र है। प्रश्न शास्त्र, शकुन शास्त्र, मुहूर्त ज्योतिष, जन्म कुंडली का फलादेश, ताजिक जातक, प्रत्येक हम लोग देखेंगे तो हमारे काल गणना, प्रत्येक क्षण क्षण, मुहूर्त मुहूर्त का, प्रत्येक समय का जो गणना किया जाता है, इस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किया जाता है। इसीलिए संस्कृत जगत में यह शास्त्र आपने आप में एक सर्वोपरि है। वेद का नेत्र है, नेत्र स्वरूप अंग है वेद का ज्योतिष शास्त्र। बिना नेत्र किंचित कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। यदि दृष्टि शक्ति हमारा नहीं है, तभी हम लोग एक पद भी चलने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। इसीलिए यह शास्त्र एक प्रमुख शास्त्र है। नीलमाधव जी, जी। एक बात है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड डे वर्कशॉप conducting by Radha Madhav Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya IQSL. Every day we have to prepare a report. हमको हर दिन एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आज क्या पढ़ाया गया और उसमें क्या संभाव्य प्रश्न हो सकता है। हमारे जो रिसोर्स पर्सन है नीलमाधव जी, वो आपको बताएंगे। इसी को लेके एक प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा लास्ट डे में, और एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो अभी से ही आप लोग जो पढ़ाई जा रहा है ना, उसको सब लिखिए। कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करिए जिसके ऊपर आपका प्रेजेंटेशन भी रहेगा लास्ट डे। वन प्रेजेंटेशन और 50 मार्क्स का एक परीक्षा होगा, जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो हर डेली पढ़ने का बाद सार ने आपको ये बताएंगे कि ये इसमें ये संभाव्य प्रश्न है, और हो सके तो इसको रिकॉर्डिंग भी करिए, फ्यूचर क्लास के लिए हमारा काम में आएगा। तो डेली को रिकॉर्डिंग करके रखिए, ये हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा। और ये मेन है कि जितना पार्टिसिपेंट्स हैं, all participants are requested to prepare daily report with some questions. They have to present a paper at the last day and face an examination of 50 marks. Okay. Thank you. Please continue. हाँ, तुम आगे 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 बढ़ाओ, अग्रेसर तुम। ठीक, धन्यवाद सर। प्रश्न पत्र भी, जो प्रश्न एवं संभाव्य प्रश्न से लेके
जो एक जीस्ट प्रत्येक दिन का जीस्ट मैं ग्रुप में ही सेंड कर लूंगा, और आप उस प्रश्न का उत्तर के साथ थोड़ा सा अभ्यास भी कर लेंगे सभी लोग जो वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं। चालू करते सर हैं। एक रिक्वेस्ट थी। जी एक रिक्वेस्ट थी जी सर, जी। कल की रिकॉर्डिंग और कल का जिस भी भेज दीजिएगा। कल थोड़ा सा ठीक, ठीक है, विलम्ब भी हुआ था और जोड़ भी नहीं पाया था। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी। उसके बाद गोल परिभाषा में गोल का क्या परिभाषा है पहले बताते हैं ग्रंथकार, और प्रत्येक ग्रंथ में सीताराम झा कई सारे गोल परिभाषा का जो लिखा गया परिभाषा है उसमें बताया जाता है, क्योंकि जब हम लोग गोल परिभाषा कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप यदि चिंतन करेंगे, हमारे शास्त्र में सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत तत्व विवेक, अनेक सारे सिद्धांत ग्रंथ प्रतिपादन किया गया है। वो सामंत चंद्रशेखर जी के सिद्धांत दर्पण से लेके प्रत्येक ग्रंथ में आप लोग देखेंगे तो आपको वहां त्रिप्रश्नाधिकार एवं एक गोलाध्याय सभी ग्रंथ में प्राप्त होगा। उस त्रिप्रश्नाधिकार एवं गोलाध्याय में इस गोल परिभाषा संबंधित विषय प्रतिपादन किया गया है। इसी से गोल परिभाषा से मिला जुला विषय है। इसलिए उस ग्रंथों से सार को संग्रह करके गणक गोल परिभाषा के रूप में एक संक्षेप ग्रंथ में प्रतिपादन करते हैं। इसलिए प्रथम जो श्लोक है गोल परिभाषा का, वो गोल का परिभाषा क्या है। व्यासस्योपरि वृतार्थ भ्राम्यमणेन शमन्ततः गोलसंज्ञं घनक्षेत्रं गोलविद्भिः प्रकृतितम्। व्यासस्योपरि, एक हम लोग व्यास बना लेते हैं। जैसे कोई एक रेखा हम लोग जब खींचते हैं उसको हम लोग व्यास कहते हैं। उस व्यास के ऊपर हम लोग यदि एक भ्राम्यमाण क्षेत्र बनाते हैं, पहले एक लाइन सभी लोग अपने अपने नोटबुक में डाल दीजिए, और उस लाइन के ऊपर एक भ्राम्यमाण क्षेत्र हम लोग बना लेते हैं। आधा वृत्त, जिसको वृतार्ध कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृतार्ध कहते हैं। उस वृतार्ध को दोनों तरफ से हम लोग पकड़ लेते हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, एवं इन दोनों वृत्त को पकड़ के दोनों जो व्यास के दोनों भाग को हम लोग हाथ में, दोनों हाथ में पकड़ के उस आधे वृत्त को, ये जो आधा वृत्त बना हुआ है, उस आधा वृत्त को घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक घन क्षेत्र निर्माण हो जाएगा। ये जो घन क्षेत्र उत्पन्न होगा, जैसे हम लोग वॉलीबॉल देखते हैं, वॉलीबॉल संपूर्ण अनेक वृत्तों का जो समाहार है वो एक वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल को हम लोग काटेंगे तो उसमें कई सारे वृत्त हम लोगों को प्राप्त होंगे। अनेक वृत्त का समाहार को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तानां समाहारेण एक गोल क्षेत्रम जायते। वृत्तों का जो समाहार होता है एक गोल होता है। जैसे मैं एक वृत्त बना लूं, उसके ऊपर और एक वृत्त बना लूं, उसके ऊपर और एक वृत्त बना लूं, अनेक वृत्त जब बना लूंगा, कई सारे वृत्तों की जो समाहार हो जाएगी, वो क्या होगी ना, एक घन क्षेत्र के रूप में, संपूर्ण गोलाकार के रूप में प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ लक्षण कहते हैं, परिभाषा कहते हैं, व्यासस्योपरि वृतार्थम भ्राम्यमाणेन शमन्ततः यत् घन क्षेत्रम जायते। जो एक घन क्षेत्र उत्पत्ति होती है, एक व्यास के ऊपर आधे वृत्त रखेंगे और उसको घुमा देंगे, घुमाने से जो एक घन क्षेत्र उत्पत्ति होगी, उसी को हम लोग गोल कहेंगे, वो गोल संज्ञा हो जाएगा। इसीलिए गोल संज्ञा का ये परिभाषा, प्रथम परिभाषा हो गया। जिस प्रकार यहाँ चित्र में
दर्शाया गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आकृति है वो गोलाकृति है। हम लोग पृथ्वी को भी एक गोलाकार के रूप में मानते हैं। आकाश में चंद्रमा को दृश्य देखते हैं तो वह चंद्र का दृश्य भाग कैसे हम लोगों को दर्शन होता है, ना एक गोलाकार के रूप में दर्शन होता है। सूर्य को आकाश में हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यह शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। इसीलिए कहा गया है अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिष शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणौ। सूर्य चंद्र यहाँ साक्षीभूत है, ये दोनों की दोनों साक्षी है। सूर्य भी प्रत्यक्ष रूप में हम लोगों को दर्शन होते हैं, चंद्रमा भी दर्शन होते हैं, और सभी ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र इत्यादि जो ग्रह है, हम लोग जब पृथ्वी के निकटवर्ती वो ग्रह होते हैं, क्षितिज के निकटवर्ती, तो दूरवीक्षण यंत्र में अन्य ग्रहों को भी देखते हैं। प्रत्यक्ष रूप में दैनंदिन जीवन में हम लोग सूर्य चंद्रमा को तो देखते ही हैं, उसके साथ साथ और बाकी ग्रहों को भी हम लोग दर्शन करते हैं। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये पंचतारा ग्रह है। छाया ग्रह दो राहु केतु, दो प्रत्यक्ष ग्रह सदैव हम लोग प्रत्येक दिन देखते हैं सूर्य एवं चंद्रमा को, वो गोलाकार हम लोग देखते हैं। इसीलिए यह ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो गोल के आकृति में हम लोगों को दिखाई देते हैं। उस कारण से सामान्य जन ग्रह नक्षत्र इत्यादि की जो मार्ग है बा मार्गांतर जितने ग्रह नक्षत्रों के हैं वो सब कुछ गोल के रूप में कल्पित करते हैं, परिकल्पना। अतः यह जो गोलीय पदार्थ है खगोल शास्त्र है, उसको उसका महत्व को हम लोगों को जानना है, समझना है। आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट श्लोक में 7 नंबर 8 नंबर श्लोक में ग्रंथकार कक्षा ग्रह कक्षा गोल का परिचय देते हैं। ब्रह्मांड परिणाहो यः सा कक्षा विधीयते तन्मध्ये भ्रमणं भानाम् अधोधाः क्रमशस्तथा मंदामरेज्य भूपुत्र सूर्यशुक्रेन्दुजेन्दवः परिभ्रमन्त्यधोधाः स्थाः सिद्धा विद्याधराः घनाः ब्रह्मांड परिणाहो यः सा कक्षा विधीयते तन्मध्ये भ्रमणं भानामधोधाः क्रमशस्तथा मंदामरेज्य भूपुत्र सूर्यशुक्रेन्दुजेन्दवः परिभ्रमन्त्यधोधाः स्थाः सिद्धा विद्याधराः घनाः ब्रह्मांड परिणाह यह सा ख कक्षा विधीयते। खम नाम आकाश, खम नाम शून्यम। ख किसको कहा जाता है ना, शून्य को, आकाश को। ख कक्षा आकाश कक्षा, ये संपूर्ण आप जब चिंतन करते हैं ये गोलाकार ब्रह्मांड। अभी हम लोग पहले गोल का परिभाषा पढ़े, क्या गोल का परिभाषा हम लोग समझे ना, एक व्यास मतलब एक डंडा हम लोग हाथ में पकड़ लेते हैं, सीधा सीधा लकड़ी में एक डंडा पकड़ के उसके ऊपर के आधा वृत्त को रखते हैं और उस आधा वृत्त को घुमा लेते हैं। घुमाने से जो घन क्षेत्र उत्पत्ति होती है वह घन क्षेत्र क्या है ना, गोल है। उसके बाद कहते हैं यह जो ब्रह्मांड है वो गोलाकार है। गोलाकार ब्रह्मांडस्य यह परिणाह, परिणाह मतलब परिधि, उसका जो हम लोग कहते हैं उसका परिमाण कितना है, जिसको मध्यम परिधि करके आगे हम लोग पढ़ेंगे। परिधि का मान कितना लंबा चौड़ा वो कितना है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसका परिमाण कितना है।
उसको ख कक्षा व आकाश कक्षा कहा जाता है। उसके मध्य में, संपूर्ण ब्रह्मांड के मध्य भाग में भ्रमणम भानाम, भम नाम नक्षत्रम, भम नाम नक्षत्रम कहने से भानाम नक्षत्राणाम, तन्मध्ये, तन्मध्ये ब्रह्मांडस्य मध्ये, ब्रह्मांड के बीच में, बीचों बीच में, मध्य भाग में कौन विद्यमान है ना? व्योम कक्षा के अभ्यंतर में, आकाश कक्षा के मध्य में नक्षत्रों का विद्यमान है, नक्षत्र विद्यमान है। नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्रों की संख्या 27। 27। नक्षत्राणां भ्रमणं भवति कुत्र? ना व्योम कक्षा अभ्यंतरे, आकाश कक्षा के मध्य भाग में नक्षत्रों का भ्रमण होता है। लेकिन नक्षत्र का परिभाषा हम लोग जब समझते हैं, नक्षरति न चलति इति नक्षत्रम, नक्षत्र का कोई चलन नहीं होता है, नक्षत्र का कोई क्षरित नहीं होता है, वो स्थिर है। लेकिन यहाँ ग्रंथकार कहते हैं ये नक्षत्र भी भ्रमणशील है। कोई भी एक दिमाग में हमेशा हम लोग बैठा देते हैं, बैठा देना चाहिए हम लोगों को एक विषय, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसे एक बिंदु नहीं है वो स्थिर नहीं है, सब कुछ चलायमान है, आत्मा से लेके परमात्मा तक। ज्योतिष शास्त्र में अंड से लेके पिंड तक, अंड पिंड ब्रह्मांड संपूर्ण रूप में चलायमान होते हैं। तो नक्षत्र भी स्थिर नहीं है, जबकि नक्षत्र का परिभाषा हम लोग स्थिर मानते हैं, लेकिन नक्षत्र भी स्थिर बिंदु नहीं है। तभी इसमें दोनों में नक्षत्र स्थिर नहीं है, लेकिन नक्षत्र को हम लोग स्थिरत्व के रूप में मानते हैं। क्यों मानते हैं उसका कारण आगे बताएंगे। प्रवाह वायु एक अतिवेग वायु होता है नक्षत्र जहां विद्यमान है, और उस प्रवाह वायु के कारण, उस वायु का नाम प्रवाह है, उसका वायु का गति क्या है? अतिवेग, सबसे अत्यधिक स्पीडी से, वेरी स्पीडी से वो चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। वो प्रवाह नामक वायु प्रेरित होती है, और उस प्रेरणा के कारण धरा, पृथ्वी भी चलायमान होता है। सभी ग्रह नक्षत्र, विशेष करके ग्रहों का जो गति का ज्ञान करते हैं, उसका कारण जो है वो प्रवाह वायु है। इसके बाद कहते हैं ये क्रमशः विद्यमान होते हैं। भानाम अधोधः, भानाम नक्षत्राणाम, नक्षत्रों के नीचे नीचे, ये नीचे नीचे विद्यमान होते हैं। कौन? ना मंद, अमरेज्य, भूपुत्र, सूर्य, शुक्रेंदु, जेंदवाह। इस क्रम को हम लोगों को समझना है। ये क्या क्रम कहते हैं? मंद, ये यहाँ आप, मैं जहां अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। मंद, मंद का अर्थ क्या है? शनि, मंद नाम शनि है। शनि को मंद कहा जाता है, शनि का अपर नाम क्या है? मंद है। उसके बाद अमर इज्य, अमर मतलब देवता, और देवताओं का जो पूज्य है वो गुरु है, इसीलिए अमर इज्य किसको कहा जाता है? वो गुरु को कहा जाता है। गुरु का अन्य नाम अमर इज्य, अमर देवताओं का जो पूज्य है वो गुरु है। अथवा जीव भी कहा जाता है गुरु के अन्य नाम। बृहस्पति अन्य नाम है, जैसे मंद शनि का अन्य नाम है, अमरिज्य गुरु का अन्य नाम है। भूपुत्र, अमरिज्य के बाद यहां देखिए भूपुत्र लिखा हुआ है। भूपुत्र मतलब पृथ्वी का पुत्र, भू पृथ्वी, पृथ्वी पुत्र मंगल
पृथ्वीपुत्र मंगल है। अमेरेज्य भूपुत्र सूर्य, सूर्य तो हम सभी लोग जानते हैं, सूर्य को सूर्य ही कहा जाता है, सन। शुक्र जो वेनस है। मंद सटर्न इंग्लिश में उसका नाम है। अमरीच्य जुपिटर। भूपुत्र मार्स। सूर्य सन। शुक्र वेनस। इंदुज, इंदु चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र इंदुज, पृथ्वी पुत्र। ए चंद्रमा के पुत्र, पृथ्वी पुत्र तो मंगल है। इंदुज, इंदु चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र जो है वह बुध है। चंद्रपुत्र बुध। ऐंदवः, ऐंदवः मतलब इंदु, इंदु शब्द का बहुवचन में ऐंदवः हुआ है, मतलब चंद्रमा। ये क्रम से यहां बताया गया है। ये क्रम क्या है? क्रम से शनि, शनि के बाद गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा। ये नीचे 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 कक्षा ग्रहों का कक्षा परिभ्रमंती अधोधः स्थाः सिद्धा विद्याधराः घनाः। नीचे नीचे इनका कक्षा विद्यमान होता है। परिभ्रमंती अधोधः स्थाः सिद्धा विद्याधराः घनाः। यहाँ आप चित्र देखिए पीडीएफ में, एक बताया गया है क्या है, सर्वोपरि नक्षत्रों का कक्षा देख रहे हैं। सबसे ऊपर किसका कक्षा है? नक्षत्राणी लिखा हुआ है, नक्षत्रों का कक्षा। उसके ठीक अधोभाग में नीचे किसका कक्षा है? शनि। शनि के नीचे गुरु। अभी हम लोग पढ़े हैं मंद मरीज्य भूपुत्र। मंद शनि, अमरीज्य गुरु, भूपुत्र मंगल, सूर्य, शुक्र, इंदुज, चंद्रमा, ऐंदवः चंद्रमा। ये नीचे नीचे इस प्रकार कक्षाओं का क्रम है। उसके बाद कहते हैं सिद्धा विद्याधरा घनाहा। इसके नीचे, चंद्रमा के नीचे 3 एटमॉस्फेयर वायुमंडल रहते हैं, पृथ्वी के चंद्र के मध्य भाग में। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। हम लोग जानते हैं नेचुरल जो उपग्रह होता है चंद्रमा का, चंद्रमा पृथ्वी का है। पृथ्वी के चारों ओर वो भ्रमण करता है। चंद्रमा पृथ्वी के बीच में 3 वायु का स्तर है। पृथ्वी के ठीक ऊपर भाग में एक मेघ स्तर है जहां मेघ खंड रहते हैं। उसके ठीक ऊपर विद्याधर स्तर है जहां मेघखंड शून्यत्व को प्राप्त करने के कारण विद्याधर अवस्था में चले जाते हैं, और अधिक शून्यत्व होने से वो सिद्ध स्तर में चले जाते हैं। सिद्ध स्तर वायुमंडल का सबसे ऊपर, पृथ्वी का जो ऊपर स्तर है वो सिद्ध स्तर है। हम लोग यदि सिद्ध स्तर में चले जाएंगे, जब मनुष्य अत्यधिक शून्य होते हैं, शून्यत्व के ज्ञान होने से, आत्मज्ञान से धीरे 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 हमारे शरीर में भी शून्यत्व की प्रवृत्ति होती है। हम शून्य होने के कारण भी आकाश में रह सकते हैं, आकाश में भासमान हो सकते हैं। जैसे हम लोग एरोप्लेन में जाते वक्त भी अनुभव करते हैं, हवाई जहाज में हम लोग तो ज्यादातर मेघ स्तर के ठीक मेघ स्तर में ही हवाई जहाज चलता है। लेकिन पृथ्वी के 3 ऊपर में वायुमंडल के 3 स्तर होते हैं। एक मेघ स्तर, दूसरा जो है वो विद्याधर, और तीसरा जो है वो सिद्ध स्तर रहता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में ये तीनों रहते हैं। तो नक्षत्र, उसके नीचे शनि, उसके नीचे गुरु, गुरु के नीचे मंगल, मंगल के नीचे सूर्य, सूर्य के नीचे शुक्र, शुक्र के नीचे बुध, और बुध के नीचे चंद्रमा, उसके नीचे सिद्ध स्तर, सिद्ध स्तर के बाद विद्याधर, विद्याधर के बाद मेघ,
और उसके केंद्र में भू केंद्र है। तो ये प्राचीन मुनि ऋषियों की ये ग्रह कक्षाक्रम है। ये इसका केंद्र पृथ्वी को माना गया है। तो भू केंद्र का कक्षाक्रम इसको हम लोग मान सकते हैं। यदि भू केंद्र का कक्षाक्रम हम लोग मानेंगे, पृथ्वी को केंद्र मानते हुए कक्षाक्रम मानेंगे, तभी वो प्राचीन मत हो जाएगा। लेकिन नवीन मत में क्या हम लोग देखते हैं? ना सूर्य केंद्र का कक्षाक्रम। आधुनिक लोग क्या मानते हैं? ना सूर्य को केंद्र में मानते हैं। यहां लिखा गया है, देखिए नजर कीजिए। सूर्य बीचों बीच, सूर्य के ऊपर बुध, बुध के ऊपर शुक्र, और शुक्र के ठीक ऊपर पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। ग्रह के रूप में हम लोग चंद्रमा को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक लोग तो पृथ्वी को भी ग्रह मानते हैं, लेकिन हम चंद्रमा को, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को, शुक्र के ऊपर चंद्रमा, उसके ऊपर मंगल, एवं मंगल के ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, एवं सबसे ऊपर नक्षत्रों की कक्षा। यहाँ सूर्य केंद्र का कक्षाक्रम आधुनिक के अनुसार और प्राचीन के अनुसार भू केंद्र का कक्षाक्रम बताया जाता है। तो इसीलिए श्लोक में आप लोग श्लोक देख रहे हैं तो मंदामरिज्य भूपुत्र सूर्य शुक्रेन्दु जेन्दवः परिभ्रमन्ति अधोधः स्थाः सिद्धा विद्याधराः खनाः। ये परिभाषा हो गया। तो खगोल विज्ञान में हम लोग किसको माने? भू केंद्र का कक्षाक्रम को स्वीकार करें अथवा सूर्य केंद्र का कक्षाक्रम को स्वीकार करें? दोनों में से तो मतभेद हो गया। आचार्य कहते हैं दोनों ही सही है। हम लोग पृथ्वी के निवासी हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी में निवास कर रहे हैं, हम लोगों को पृथ्वी भूसापेक्ष ग्रह स्पष्ट चाहिए। पृथ्वी के पृथ्वी को केंद्र मानते हुए ग्रहों का गति स्थिति का ज्ञान करना, पृथ्वी के ऊपर उसका प्रभाव का आकलन करना, एवं उसका शुभत्व अशुभत्व का विचार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग पृथ्वी को केंद्र मानते हुए ग्रहों का कक्षाक्रम का विचार करते हैं। भू केंद्रिक ग्रह कक्षाक्रम मंदामरेज्य भूपुत्र सूर्य शुक्रेन्दु जेन्दवः परिभ्रमन्त्यधोधः स्थाः सिद्धा विद्याधराः घनाः। इसको हम लोगों को याद करना पड़ेगा। श्लोकों का आवृत्ति करें, अभ्यास करें, याद करें, उससे गोल परिभाषा धीरे धीरे आने लगेगा। एक विषय आप लोग नोट कीजिए। बिंदु, बिंदु से रेखा, रेखा से वृत्त, वृत्त से गोल की उत्पत्ति होती है। बिंदु हम लोग किसको कहते हैं? ना मैं कहूं, ये क्या हो गया, एक में पेन में यहाँ एक चिन्ह लगा देता। ये क्या हो गया? आपको चिन्ह दिख रहा है सबको? कक्षा में सब लोग जुड़े हैं? जी गुरुजी। तो ये यदि मैं एक कोई बिंदु दे दूं, इस बिंदु का लक्षण क्या होगा? गुरुजी, जिसकी कोई ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ऐसे एक ज्यामितीय स्रोत। माने सूक्ष्माति सूक्ष्म यह अविभाज्य, जो अति सूक्ष्म हो, जिसका हम लोग विभाजन नहीं कर सकते हैं। जैसे अणु परमाणु भी बिंदु स्वरूप है। अणु परमाणु भी, जैसे हम लोग बीज गणित पढ़ते हैं तो ब्रह्म को बीज के रूप में स्वीकार करते हैं। वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अचिंत्या व्यक्त रूपाय, वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। उसी प्रकार बिंदु को भी हम लोग चिंतन करते हैं। बिंदु से ही सभी का प्रवृत्ति है।
सबके मूल में ही बिंदु है। मतलब ब्रह्मांड का जो मुख्य रहस्य है वो बिंदु से प्रारंभ होता है, यही है। इसीलिए कहा जाता है सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, यह अविभाज्य, जिसका हम लोग विभाजन नहीं कर सकते हैं। कोई भी विभाजन नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग परमाणु कहें, परमाणु का कोई विभाजन नहीं हो सकता है। हम लोग ब्रह्म कहें, ब्रह्म का कोई विभाजन नहीं है। जो अचिंत्य है, जो अव्यक्त है, वह बिंदु स्वरूप है। इसीलिए उसको बिंदु हम लोग मानते हैं। तो बिंदु का लक्षण क्या हो जाएगा, नोट करना है तो सभी लोग नोट कर लीजिए। सूक्ष्माति सूक्ष्म यह अविभाज्य सह बिंदु। बिंदु से रेखा, क्योंकि मैं एक बिंदु दे दूं, उसके पास में और एक बिंदु, और उसके पास में और एक बिंदु, उसके पास में और एक बिंदु, इस प्रकार बिंदु 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 जोड़ के एक क्या बना देंगे हम लोग, रेखा बना सकते हैं। तो रेखा वक्र रेखा भी हो सकता है और सरल रेखा भी हो सकता है। वक्र रेखा सरल रेखा की परिभाषा क्या है, क्योंकि गोल परिभाषा यदि हम लोग समझने जा रहे हैं, उसमें बिंदु बिंदु से रेखा की उत्पत्ति होती है। अनेक बिंदुओं का जो समाहार है, अनेक बिंदूनां समाहारेण रेखा उत्पद्यते। तो रेखा की परिभाषा क्या है ना, विस्तार रहिता दीर्घा। क्या परिभाषा है, विस्तार रहिता दीर्घा, सा रेखा। लिखेंगे सभी लोग, अपना नोटबुक निकाल के नोट भी कर सकते हैं। देखते हैं, मैं एक फाइल में, पीडीएफ फाइल में ये बिंदु एवं बिंदु का परिभाषा सूक्ष्माति सूक्ष्म, ये बड़ा अक्षर बना, सूक्ष्माति सूक्ष्म अविभाज्य यह सह बिंदु, ये बिंदु का परिभाषा। उसके बाद रेखा बिंदु नाम समाहारेण रेखा, बिंदुओं की समाहार जो है वो रेखा। और रेखा का और एक परिभाषा सरल रेखा, सरला रेखा, वक्र वक्रा रेखा, वक्र रेखा। वक्र रेखा सरल रेखा दो भी भेद है, और दोनों में से सरल रेखा की जो परिभाषा होगा वो विस्तार रहित, विस्तार रहिता दीर्घा। माने विस्तार नहीं होना चाहिए। हम लोग मोबाइल को एक रेखा के रूप में नहीं मान सकते हैं। मोबाइल एक धरातल है, लैपटॉप हमारा एक धरातल है। मोबाइल में अनेक रेखा हो सकते हैं। मोबाइल को हम लोग काट के टुकड़े टुकड़े करेंगे तो उसमें से अनेक रेखा हम लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए विस्तार नहीं होना चाहिए, विस्तार रहिता दीर्घ होना चाहिए। जैसे क्या करें हम ना, में ऐसे पास पास में अनेक रेखा खींच लूं तो ये विस्तार सहित हो जाएगा, इसमें विस्तार होगा। तभी इसको हम लोग क्या नहीं कह सकते हैं, रेखा नहीं कह सकते हैं। लेकिन केवल एक इसे सीधा लाइन में खींच लो तब ये, इसमें विस्तार नहीं है,
उसका चौड़ाई नहीं है, विस्तार रहित है, इसलिए ये रेखा है। और दीर्घ है, ये रेखा है। और वक्रा रेखा जो है, विस्तार रहिता वक्रा, वक्र रेखा। विस्तार रहित होगा और वक्र होगा तो उसको वक्र रेखा कहेंगे। और उससे वृत्त की परिभाषा क्या है? वृत्त हम लोग किसको कहते हैं? क्योंकि एक अभिष्ट बिंदु से, वृत्त की लक्षण हम लोग क्या देखते हैं? वृत्त का परिभाषा कोई बता सकते हैं क्या? मैं एक बिंदु यहां दे दिया और बिंदु के चारों तरफ एक क्षेत्र का समान दूरता में एक क्षेत्र को उत्पन्न किया, तभी ये क्या हो गया? एक वृत्त बन गया ना। तभी उस इस वृत्त का परिभाषा क्या है? किसको हम लोग वृत्त कह सकते हैं? अभिष्ट बिंदुतः, क्या कहेंगे? अभिष्ट बिंदुतः समानांतरे कृतं क्षेत्रम वृत्तम उच्यते। अभिष्ट बिंदु से समानांतर में यदि हम लोग एक क्षेत्र बनाएंगे, उसको वृत्त कहा जाएगा। अथवा रेखा को बढ़ा देने से जाके वृत्त बन जाता है। एक रेखा हम लोग खींचते हैं, वो रेखा खींचते खींचते जब हम लोग वक्र बना दे, तभी क्या हो जाएगा? वक्र रेखा क्रमशः खींच के हम लोग वृत्ताकार बना सकते हैं। और वृत्तों का समाहार क्या हो जाएगी? गोल हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है बिंदु रेखा ततो वृत्तम वृत्तिर्गोलः प्रजायते। बिंदु से रेखा, रेखा से वृत्त, वृत्त से गोल की उत्पत्ति होती है। बिंदु रेखा ततो वृत्तम वृत्तिर्गोलः प्रजायते, ये गोल की उत्पत्ति है। एवं आज हम लोग ख कक्षा के बारे में, गोल के परिभाषा के बारे में एवं ग्रहों की कक्षा के बारे में ये सब समझ लिए हैं। यदि इस संदर्भ में किसी को कोई जिज्ञासा हो व कोई मन में प्रश्न हो, वो प्रश्न कर सकते हैं। 5 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद आगे की कक्षा समझ लेंगे। सर आपने जो परिभाषा लिखी थी वो दिखा सकते हैं सर? गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी। कि व्रत व्रत को हम जैसे रेखा से हम व्रत बना रहे हैं, हम्म। तो व्रत का निर्माण तो वैसे ही गोल हो रहा है, तो ये व्रत ही एक तरह से अम, गोल हो गया है कि वृत्त गोल को गोल, एक अलग से रेखांकित करेंगे। नहीं नहीं, वृत्त गोल नहीं हो सकता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता। ओ, इसमें फील हो जा रहा थोड़ा सा। नो आउटलाइन इसमें नहीं हो रहा है। चलिए चलिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखिए, ये
एक आधा वृत्त है। ठीक है जी। ठीक है। इस आधा वृत्त को जब हम लोग घुमा लेते हैं, ये क्या बन जाता है, धीरे धीरे एक वृत्त बन जाता है। हम्म। आधा नहीं तो एक चौथाई इस वृत्त का अभी जो आपको दिख रहा होगा, ये एक चौथाई वृत्त है। तो इस एक चौथाई को हम लोग धीरे धीरे घुमा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक वृत्ताकार बन जाता है। लेकिन वृत्त, जैसे मैं वॉलीबॉल को लूं, वॉलीबॉल कैसे हम लोगों को दिखता है, एक गोल के जैसा दिखता है। लेकिन वॉलीबॉल को मैं कई सारे टुकड़े में बांट दूं तो उसमें से क्या निकलेगा, वृत्त निकल वृत्त ही सकता है ना, निकलेगी। वृत्त हम्म। निकलेगा ना। तो हम्म। इसी प्रकार मैं जब भी कई सारे वृत्त बनाता हूं, तभी वो क्या बनता है, एक गोल बन जाता है। ऐसे एक वृत्त बना लूं और ऐसे एक वृत्त बना लूं, बन रहा है। तो एक गोल में अनेक वृत्त रह सकते हैं। कैसे भी बना लूं, एक वृत्त में, एक गोल में अनेक वृत्तों का समाहार हो सकता है। इसीलिए अनेक वृत्तानां समाहारेण गोलः जायते। तो इस परिभाषा के कारण कहते हैं सीताराम झा, बिंदु रेखा, बिंदु से रेखा, बिंदु से रेखा की उत्पत्ति, क्योंकि अनेक बिंदुओं का समाहार जो है वो रेखा है। ततो वृत्तम, रेखा से वृत्त बन जाते हैं, क्योंकि वक्र रेखा को धीरे से हम लोग घुमा लेते हैं तो तभी जाके एक वृत्त बन जाता है। बिंदु रेखा, ततो वृत्तम, वृत्तिर्गोलः प्रजायते। वृत्त से गोल की उत्पत्ति होती है। तो अनेक वृत्तों का जो समाहार है वो गोल है, न तो एक वृत्त। एक वृत्त से एक गोल नहीं बना सकते हैं। जैसे आप लोग, मैं यहाँ सर जी को कहा था कुछ बांस का हम लोगों को चाहिए, बांस को घुमा के वृत्त जैसा, सर्कल जैसा बनाने के लिए हम लोग कुछ सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल को जॉइंट करेंगे। अनेक वृत्तों का समाहार कैसे बनते हैं और उससे कौन सा गोल बन सकता है, और उस गोल के क्षेत्र को जानने के लिए जैसे ग्रहों का भ्रमण मार्ग का निर्णय लेना, क्रांति वृत्त, नाड़ी वृत्त, पूर्वापर वृत्त, याम्योत्तर वृत्त, आगे आगे जो विषय प्रसंग हम लोगों को समझना है उस विषय को आगे समझेंगे। तो आप लोगों को दिमाग में बैठाना है, वृत्त जो है वो गोल नहीं है। हम लोग वृत्त को गोल मान लेंगे तो जैसे चंद्रमा हम लोग आकाश में देखते हैं, चंद्रमा वृत्त है या गोलाकार है? गोलाकार है। हाँ, गोलाकार है। गोलाकार। लेकिन हम लोगों को चंद्रमा के चारों तरफ एक वृत्त दिखाई देता है, वृत्ताकार के रूप में वो गोलाकार हम लोगों को आकाश में पूर्णिमा चंद्रमा दृश्यमान होता है। और प्रातः सूर्य, सायं सूर्य को हम लोग आकाश में देखते हैं। प्रातः काल का सूर्य जब देखते हैं सूर्योदय के समय में, तो वो सूर्य भी हम लोगों को वृत्ताकार के रूप में दृश्यमान होता है। परंतु वो भले ही वृत्ताकार है, वह गोलाकार है। हम लोगों को आकाश में दिखने के कारण उसके चारों तरफ एक वृत्त दिखाई देता है, और वो वृत्त पूरा व्हाइट व्हाइट का व लाल कलर का हम लोगों को सूर्य अथवा चंद्रमा दिखाई देते हैं, पूरा भरा हुआ। जैसे अभी हम लोग स्क्रीन में जो देख रहे हैं, ब्लू कलर का पूरा भरा हुआ यहाँ एक क्षेत्र देखते हैं, है ना। इसको हम लोग सूर्य अथवा चंद्रमा मान सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन कैसे हटाते हैं थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो इससे वृत्त तुरंत बन जाता है। और आउटलाइन नहीं होगा। चलिए, और कोई जिज्ञासा व मन में कोई प्रश्न हो तो कीजिए, नहीं तो
कक्षा को ही विराम देंगे। ये हो गया, ठीक। अभी देखिए ये क्या हम लोगों को दिखाई दे रहा है, भरा हुआ था इसीलिए ये गोलाकार दिखाई दे रहा था, लेकिन हम पूरा कलर हटा दिए तभी हम लोगों को क्या ना एक वृत्ताकार दिखाई दे रहा है। इससे अनेक वृत्तों का जब समाहार बना लेते हैं तब एक गोल हो जाता है। चलिए, और कोई जिज्ञासा व प्रश्न हो तो करें। सर जी, हरिओम। गुरुजी एक उपेंद्र प्रश्न और था। जी। ज- जैसे आपने ये बताया कि जैसे सूर्य की कक्षा जो है वो मंगल से पहले है, सूर्य की सही कक्षा। कह रहा हूँ मैं? जैसे हमारे करीब सबसे सबसे पहली कक्षा जिसका ऑर्बिट सबसे करीब है वो है चंद्र। हम्म। चंद्र के बाद सोम, हम्म। अम, हाँ, चंद्र बुध बुध हम हम्म। चंद्र बुध शुक्र और सूर्य। हम्म। तो सूर्य क्या मंगल से ज्यादा करीब है हमारे? जब हम जब अंतरिक्ष में अपने अपने खगोलार्क में देखेंगे ऊपर, हम्म। तो सूर्य की दूरी तो मंगल से ज्यादा होगी, लेकिन परिधि के हिसाब से देखेंगे तो क्या सूर्य हमारे ज्यादा करीब है? सूर्य हमारे करीबी मतलब है, एक। म- हाँ जी। मंगल उससे दूर में है, बृहस्पति और दूर अच्छा। में है, और शनि उससे भी दूर में है। आप फलित ज्योतिष में लेकिन आप जानते होंगे हाँ जी, 12, ये जो ग्रह के परिभाषा क्या है, ग्रह किसको हम लोग कहते हैं? ग्रह ये सारे ही हैं जो न- नक्षा नक्षत्राणी को छोड़ के पूरे हमारे ये 9 ग्रह हैं, ये मैं जानता हूँ। ठीक है। लेकिन आज हम ग- देखेंगे प्रैक्टिकली तो सूर्य हमसे ज्यादा दूर है, लेकिन और मंगल करीब है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात के लिए आ जाता है कि जब हम डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो सूर्य हमसे मंग, मंगल ज्यादा करीब है और सूर्य ज्यादा दूर है। तो इसको हम किस तरह से प्रतिबिंब करें, लेकिन अगर आप मेरी प्राचीन, बात को समझ पा रहे हो तो? हाँ समझ रहा हूँ, प्राचीन सिद्धांत जो बताते हैं पृथ्वी हम्म। के चारों ओर ग्रहों का कक्षाक्रम के अनुसार ग्रहों के गति एवं ग्रहों का भवचक्र भ्रमण मुख्य है। भवचक्र भ्रमण मतलब 12 राशि का भोग करना। 12 राशियां 27 नक्षत्र 12 राशियों से संबंधित है, मतलब ठीक है जी। 27 नक्षत्र इजिकल टू 12 राशि है, उसको भवचक्र कहा जाता है। ठीक है जी। ये ग्रहाः भवचक्राणि गृह्णन्ति ते भवन्ति ग्रहाः, ये भवचक्राणि गृह्णन्ति ते भवन्ति ग्रहाः, मतलब भवचक्र को भ्रमण करना ही ग्रहों का परिभाषा है। तो हम्म। भवचक्र मतलब राशि चक्र, राशि चक्र का भ्रमण करना व भोग करने के लिए जो ग्रहों का परिभाषा है उसके अनुरूप देखें तो चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि भोग कर लेता है, बुध 22 दिन में एक राशि भोग कर लेता है, शुक्र 27 दिन में एक राशि भोग कर लेता है, सूर्य की कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, संक्रांतितः संक्रांतिम यावत एक सौरमासः भवति। एक संक्रांति से सूर्य संक्रांति से लेके दूसरे सूर्य संक्रांति तक एक सौरमास होता है, और सौरमास में सूर्य एक एक राशि भोग कर लेता है। तो 30 दिन, एक मास मतलब 30 दिन। लेकिन मंगल हम्म। 45 दिन लेता है, लगभग 45 दिन में एक राशि भोग कर लेता है। तो सूर्य से मंगल की गति मंद हुआ ना, सही है, मंगल सही है। अधिक दिन लगता है एक राशि को भोग करने के लिए, वो प्राचीन सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है। ठीक है, समझ गए। समझ गए? उसी प्रकार बृहस्पति, उसी प्रकार शनि, धीरे धीरे शनि को इसी कारण से मंद कहा गया है, सबसे सर्वोपरि होने के कारण। लेकिन
लेकिन ये जब पृथ्वी के निकटवर्ती होते हैं, प्रत्येक कार्य भूसापेक्ष हम लोगों को साधन करना है। प्रत्येक ग्रहों की गति एवं स्थिति पृथ्वी के अनुसार हम लोगों को आकलन करना है। आप लोग डेली 365 दिन मंगल को आकाश में नहीं देख सकते हैं। मंगल को कब देखेंगे ना, जब हमारे क्षितिज के ऊपर मंगल होगा तब हमको आकाश में मंगल दिखेगा। जैसे सूर्य को दैनंदिन जीवन में हम लोग दिन में ही सूर्य को देखते हैं, रात्रि में सूर्य को देखते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। उसका कारण नहीं क्या देख है? क्षितिज अधोस्थे रवु रात्रि ही, हमारे क्षितिज से नीचे, हमारे क्षितिज से नीचे चले जाने के कारण, अधः रहने के कारण वो रात्रि हो जाता है। हमारा पृथ्वी से ऊपर होने से सूर्य हम लोगों को दिन में सूर्य दिखता है, हम लोग उसको क्षितिज कहते हैं। अपना स्व क्षितिज होता है, और क्षितिज के ऊपर रहने से सूर्य दृश्यमान होता है। क्षितिज से अध नीचे होने से हम लोगों को सूर्य दृश्यमान नहीं होता है। उसी प्रकार जब मंगल हमारे क्षितिज के निकटवर्ती, पृथ्वी के निकटवर्ती होता है, तब हम लोगों को दिखता है। उस समय हम लोग सूर्य मंगल की कल्पना करें, माने एक कंपेयर करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमारे पृथ्वी के केंद्र से मंगल की दूरी क्या हो जाता है? घट जाती है, कम हो जाती है, सूर्य की दूरी बढ़ जाती है। और प्रत्येक समय में ग्रहों की गति जो है, भले ही हम लोग वृत्ताकार प्राचीन सिद्धांत में मान रहे हैं, आगे जाके समझेंगे क्यों मान रहे हैं, लेकिन दीर्घवृत्ताकार अंडाकार के रूप में ग्रह कक्षा में सभी ग्रह भ्रमण करते हैं। ऐसे ही एक अंडाकार के रूप में भ्रमण करते हैं। उसके एक केंद्र में पृथ्वी है। जब एक केंद्र में पृथ्वी है, पृथ्वी से सबसे अधिक दूरतम प्रदेश को उच्च मानते हैं, और इस पृथ्वी से सबसे निकटतम प्रदेश को नीच मानते हैं। उसके अनुसार ग्रहों का गतिभेद होता है। वो कुछ कारण है, आगे जाके उसका परिष्कार होगा आप लोगों का। तो और कोई प्रश्न हो तो करें, नहीं तो यहाँ कक्षा को थोड़ी बहुत समय के लिए विराम दें, लैपटॉप में चार्जिंग में बैठा दूंगा। जैसे जो संचालक महोदय जी हैं, संचालक जो संयोजक महोदय जी, उपेंद्र आचार्य जी, आपके गुरु जी, जैसे। हाँ जी। प्रणाम गुरु जी। अगर हम